इस वाले ग्रुप में 12वें बैच की बात कर रहा हूं, 12वें वाले बैच में जब पेरेंट्स ने भरा 77% बच्चों में ये वाली दिक्कत थी और एवरेज इंप्रूवमेंट जो आया 15 दिन फॉलो करने के बाद, एटलीस्ट 15 दिन फॉलो करने के बाद कैन प्रोटोकॉल 30% इंप्रूवमेंट आ गया, यानी कि लर्निंग डिफिकल्टी थोड़ी थोड़ी कम हो गई। अब ऐसे पेरेंट्स शिकायत कर सकते हैं कि हमारा तो बच्चे का 30% ही कम हुआ, 70% रह गया। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर कुछ दिनों में 30% कम हुआ है तो इसका मतलब आगे और भी ठीक होगा, लर्निंग डिफिकल्टी और अच्छी होगी। और ये 30 का आंकड़ा एवरेज इसलिए आया है क्योंकि कुछ बच्चों का 100% भी ठीक हो गया, कुछ का हो सकता है 5% ही ठीक हुआ हो या 0% ठीक हुआ हो, तो एवरेज 30% आया। तो इसका मतलब यह है कि कुछ बच्चों का अगर 100% ठीक हुआ है तो यानी कि कैन प्रोटोकॉल से 100% ठीक तो हो सकता है। तो इसका मतलब यह है कि हमारे बच्चे में थोड़ी भी इंप्रूवमेंट है तो हमें लगे रहना चाहिए। और मैंने ये देखा है कि अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, 5000 बच्चों में हमने देखा, जो पिछले कुछ महीनों में हमने ऑब्जर्व किया कि हर बच्चे में कुछ ना कुछ ठीक ठाक इंप्रूवमेंट आता ही है। लेकिन जो वाला इंप्रूवमेंट नहीं आता है, पेरेंट फिर थोड़े से रेस्टलेस हो जाते हैं। अरे बच्चे का फॉर एग्जांपल बाकी सब तो ठीक है लेकिन भुलक्कड़पन ये नहीं गया, है ना, तो ये भूल जाता है बार बार। तो ये देखिए हैं इतने सारे फैक्टर्स जो कई कई साल से बच्चे के साथ चल रहे हैं। इन सारे फैक्टर्स को एक एक करके हटाना है कैन प्रोटोकॉल अप्लाई करके। तो आप ये देखिए कि ध्यान इस पे दीजिए कौन सा वाला फैक्टर ठीक होता जा रहा है, उसको टिक करते जाइए। वो जो कैन ट्रैकर डायरी है उसमें लिखते जाइए, और जो ठीक नहीं हो रहा है उसको भी लिखिए, और क्योंकि वो दिन आएगा कि वो भी ठीक होगा। ऐसे ही हमने अपने इन बच्चों के साथ भी देखा है कि जब पहले 15 दिन में फॉर्म भराते हैं तो वो ये रिजल्ट आता है, और फिर जब अगले 1 महीने बाद फिर वो एक बार और फॉर्म भरते हैं तो ये रिजल्ट और बढ़ के आता है। और जिस बच्चे का जो वाली फैक्टर पहले 15 दिन में या उसके बाद ठीक होता हुआ नहीं दिखा, वो भी ठीक होने लगते हैं। इसका मतलब ये है कि सवाल का जवाब ये है कि आपको पेशेंस रखना है और इन फैक्टर्स को पूरी तरह से पालन करते रहना है, कैन प्रोटोकॉल पूरी तरह से पालन करते रहना है। आपके और सवाल में से एक सवाल और आगे चलते हैं, उसके लिए मैं इसको एक और स्लाइड लेता हूं। एवरेज इंप्रूवमेंट इन टर्शियरी पैरामीटर्स। टर्शियरी पैरामीटर्स में इंप्रूवमेंट मतलब, टर्शियरी पैरामीटर्स मतलब ऐसे बच्चे में कुछ और सिम्टम्स होते हैं जो एक आम बच्चे में भी होते हैं, लेकिन ये सिम्टम ऐसे बच्चों में, एडीजीडी और ऑटिज्म के बच्चों में ज्यादा होता है। जैसे स्लीप डिस्टर्बेंस, स्लीप पैटर्न, उनका स्लीप पैटर्न थोड़ा ऑकवर्ड होता है। रात के 2 बजे तक सोएंगे नहीं, सुबह 9 बजे के पहले उठेंगे ही नहीं, इस तरह से रात को पूरी रात जगे भी रहेंगे, कोई स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब रहता है। ऐसा 87% बच्चों में है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें 74 बच्चों में 74% इंप्रूवमेंट है। यानी कि बहुत सारे बच्चे, इस वाले बैच की बात कर रहा हूं, 12वें बैच की, जिनका 100% नींद ठीक हो गया, 100%। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका नींद पूरा ठीक नहीं हुआ, 60% ठीक हुआ होगा, 50% ठीक हुआ होगा, लेकिन एवरेज 74 आ गया। तो जिन बच्चों के पेरेंट्स का 50% ही ठीक हुआ, जाहिर सी बात है वो बोलेंगे मेरे बच्चे का नींद ठीक नहीं हो रही। लेकिन मेरा जवाब फिर वही है कि कैन प्रोटोकॉल को फॉलो करते रहिए, थोड़ा पेशेंस रखिए। आप इनका उदाहरण देखिए कि इन बच्चों का नींद तो ठीक हो गई, लेकिन इन्हीं बच्चों में से कुछ बच्चों का हो सकता है कॉन्स्टिपेशन ठीक नहीं हुआ हो। तो ये देखिए पूरा स्पेक्ट्रम है। अब यहाँ पे एक सवाल आपका आता है, कुछ बच्चे ऐसे हैं, अगर मैं इस बैच में देखूं, इपिलिप्सी और सीजर 26% बच्चों में इस बैच में था। सारे बच्चों को सीजर नहीं आता, फिट्स नहीं पड़ते, लेकिन 26% बच्चों में, हर 100 में से 26 बच्चों को परसेंट में फिट्स पड़ते हैं। तो लेकिन उसमें 78% इंप्रूवमेंट है, यानी कि फिट्स पड़ने बंद हो गए। तो यहाँ पे सवाल आता है कि जो अभी तक जिनके फिट्स पड़ने बंद नहीं हुए हैं उन्हें क्या करना है। ये कैन प्रोटोकॉल फॉलो करते रहेंगे तो फिट्स पड़ने बंद जरूर हो जाएंगे, क्योंकि जिन जिन चीजों से फिट्स की ट्रिगर होती है, चाहे वो गेहूं हो, चाहे वो फास्ट फूड हो, चाहे वो एंटीबायोटिक्स हो, इस तरह कोई केमिकल हो, एमएसजी हो, उन सारे को तो हमने हटा ही दिया, डेयरी प्रोडक्ट को हटा ही दिया, एनिमल फूड को हटा ही दिया। तो अब ट्रिगर जो फिट्स पड़ने के चांसेस धीरे धीरे बंद होने ही हैं। लेकिन अब एक सवाल और आता है कि इस दौरान अगर कभी फिट्स पड़ ही जाए तो क्या करेंगे, क्योंकि अगर डॉक्टर के पास ले जाएंगे वो दोबारा सीजर की दवाइयां देंगे, वो दोबारा इस तरह के स्टेरॉइड्स देंगे, जिससे जो ऑटिज्म के क्लासिक सिम्टम थे हाइपर एक्टिविटी के या लिमिटेड आई कॉन्टैक्ट वाले, वो और एग्रेसिव हो जाते हैं। आई रिपीट कि याद रखिए, ये सीजर वाली दवाई से जो ऑटिज्म के जो क्लासिक सिम्टम्स हैं वो और एग्रेवेट हो जाते हैं, यानी कि वो ऑटिस्टिक और ज्यादा बनने लगता है। तो एक तरफ सीजर को कम करने के लिए दवाई ले रहे हैं, लेकिन वो दवाई का साइड इफेक्ट है कि ऑटिज्म को और बढ़ा रहा है। तो जाहिर सी बात है ये दवाइयां तो ठीक है नहीं, तो करें क्या? अपना डॉक्टर खुद बनिए और
अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है, ऐसे बच्चों में इमरजेंसी क्या आती है, फॉर दैट मैटर किसी बच्चे में इमरजेंसी क्या आ सकती है, खांसी हो गया, जुकाम हो गया, बुखार हो गया, दस्त लग गए, कॉन्स्टिपेशन हो गया, सीजर पड़ गया, बेहोश हो गया, यही सब होंगे, दांत में दर्द हो गया, बॉडी में दर्द हो गया, बच्चों में यही सब होते हैं। बच्चों में अलग अलग मेडिकल नीड्स या इमरजेंसी क्या क्या आ सकती है, ये मॉड्यूल 4 में मैंने अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है कि दांत का दर्द हो तो क्या करना है, फिट्स पड़ जाए तो क्या करना है, फीवर हो जाए तो क्या करना है, घर में रहते हुए ही। और आगे इसी ग्रुप में ये सारे इमरजेंसी आगे आने वाले वीडियो में आपको सिखाऊंगा ही, तो उसको सीखिए। तो एक सवाल आपका होता है कि फिट्स की दवाइयां, एंटीबायोटिक सारी दवाइयां, या जो एंटी हाइपर एक्टिविटी की दवाइयां या नींद की दवाइयां, क्या ये हम छोड़ दें? देखिए, इनका छोड़ना ही जरूरी है, क्योंकि जब तक आप इसको छोड़ेंगे नहीं तब तक इनके लेने से बच्चे की जो सिम्टम्स हैं ऑटिज्म के या एडीएचडी के, वो बने रहेंगे, वो बिगड़ते रहेंगे। ये दवाइयों का भी कंट्रीब्यूशन है बच्चे की बदतर हालत करने में। तो इन दवाइयों के बिना कैसे मैनेज करें, ये तो आपको ट्रेनिंग दे ही रहे हैं और आगे भी देंगे, राइट। ये अगले कुछ दिनों में ये ट्रेनिंग आएगी और तब तक आप बुक पढ़ सकते हैं, उसमें 4th मॉड्यूल में जाके पढ़ सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा। तो इससे हम इस स्लाइड पे आते हैं। जो 12वें बैच के जो पार्टिसिपेंट्स थे, उसमें 65% पार्टिसिपेंट्स रेगुलर दवाइयों पे थे, चाहे वो स्टेरॉइड्स पे थे, चाहे वो एंटी हाइपर एक्टिव मेडिसिन पे थे, या फिट्स के दवाइयों पे थे, राइट। लेकिन उनमें हमारे ये फॉर्म भरने से पहले 15 दिन में ही 92% ऑन एवरेज दवाइयां उनकी छूट गई, छोड़ दिया उन्होंने। यानी कि अधिकतर पेरेंट्स ने पूरी दवाइयां छुड़ा दी, और कुछ पेरेंट्स हैं फिर भी 1-2 दवाइयां दे रहे हैं, तो एवरेज 92 का निकल कर आया है। अब आता है एक सवाल, ये जो स्पीच थेरेपी है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, बिहेवियर थेरेपी है, काउंसलिंग है, इसका क्या करना है? छोड़ देना है, उठा के फेंकना है, बच्चों का ये सब बंद कराना है। ये इन सब चीजों से सिर्फ बच्चे का टाइम वेस्ट होगा और आपका पैसा वेस्ट होगा। आप देख ही रहे हैं पिछले कितने सालों में कि आप के बच्चों में इनसे कुछ भी इंप्रूवमेंट हुआ, क्योंकि जो है ना कि प्रॉब्लम एक्सटर्नल नहीं है। बच्चे के जीभ में कोई दिक्कत नहीं है कि वो स्पीच थेरेपी से जीभ को ठीक कर देगा, वो पहले से ही ठीक है। वो इंटरनल प्रॉब्लम है, गट ब्रेन एक्सिस की प्रॉब्लम है, उसे ठीक करना है, वो एक्सटर्नल प्रॉब्लम है ही नहीं, राइट। तो सिंस वो एक्सटर्नल प्रॉब्लम है ही नहीं, और एक्सटर्नली मान लो आपकी गाड़ी का इंजन खराब हो जाता है, गाड़ी अटक जाती है, तो बाहर से कितना भी उसको पॉलिश करेंगे, चमकाएंगे, वो चलने नहीं वाली। जो इंजन खराब है तो उसी को ठीक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो थेरेपी रिडक्शन, जो इस बैच में 12वें बैच में 68% बच्चे किसी न किसी थेरेपी में जाते थे, और इस फॉर्म को भरने तक 85% उसमें रिडक्शन आ गया, उनको हमने रिकमेंड किया और उन्होंने छोड़ भी दिया। इसका मतलब अभी भी थोड़े थोड़े बच्चे, एक आध कोई ना कोई इस तरह के सेंटर में अपना टाइम व्यतीत करते हैं, और यानी कि पैसा वेस्ट होता है। तो इससे, इसके उदाहरण से आज इस वीडियो के माध्यम से आपके कुछ सवाल और उसके जवाब आई एम श्योर आपको मिल गए होंगे। एक सवाल ये भी है आपका कि बच्चा सोशल नहीं है, सोशल कैसे बनाए, बच्चे को कॉन्फिडेंट कैसे बनाए। कोई बच्चा कॉन्फिडेंट है या नहीं है, इसको हम कोई न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ, ये इच्छा पेरेंट्स की होती है, होनी भी चाहिए कि बच्चा कॉन्फिडेंट लगे, सोशल सेटिंग में कॉन्फिडेंट दिखे। तो याद रखिए, हर बच्चे में कोई ना कोई खासियत होती है। कोई अच्छा बजा सकता है, कोई अच्छा कैलकुलेशन कर सकता है, कोई अच्छा पेंटिंग करता है। तो उसके जो भी स्किल्स हैं, जो आपको लगता है बाकियों से आउटस्टैंडिंग है, उसी में थोड़ी सी उनको बच्चे को प्रोत्साहन देना चाहिए, और वो स्किल अगर कुछ करता है तो उसका डिस्प्ले होना चाहिए। मान लो पेंटिंग अच्छा करता है तो आपके घर में उसके बने हुए पेंटिंग लगाने चाहिए। कोई भी अगर घर में आता तो वो पेंटिंग दिखाना चाहिए, उस कंपटीशन में इस तरह के में ले जाना चाहिए। आने वाले वीडियोस में आप कल देखेंगे मेमोरी टेक्निक्स। हालांकि मेमोरी टेक्निक्स सिखाने का मेरा मकसद ऑटिज्म और न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर को ठीक करने का नहीं, लेकिन हाँ, बच्चे में कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए मेमोरी टेक्निक्स का भी यूज कर सकते हैं, जो कि अगले 2 दिन में मैं आपको सिखाऊंगा। तो खैर, आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं दोबारा कल सुबह 10 बजे।